नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका आरसी का सेक्शन। आरसी का सेक्शन जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम लोग पैरा जंबल्स भी कहते हैं, क्लोज टेस्ट, फिर आते हैं आपके कॉलम मैच करने वाले क्वेश्चन, फिर आते हैं पैरा फिलर्स, ठीक है, फिर आते हैं आपके पैसेज। ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है, ये बेस्ड ऑन होगा पैरा जंबल्स। अब पैरा जंबल की जैसे ही बात होती है, चूंकि पैरा जंबल को सॉल्व करने में हम में से ज़्यादातर बच्चों को दिक्कतें जाती हैं, हम में से ज़्यादातर बच्चों को मज़ा भी आता है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश सेक्शन में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ आपका जो सेगमेंट होता है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट ही होता है। यदि क्वेश्चन बनता है तो आपको बहुत मज़ा आता है, नहीं बनता है तो बड़ा परेशानी होती हुई नजर आती है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पे हम लोग जहाँ कहीं भी रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं या पैरा जंबल्स हम लोग पढ़ते हैं, या हम सबों को जहाँ कहीं भी पैरा जंबल्स पढ़ाया जाता है, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, वीओडी हो, जैसा भी हो, आमतौर पे हम लोगों को जो रीअरेंजमेंट पढ़ने को मिलता है, पैरा जंबल्स पढ़ने को मिलता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनके जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जो कुछ ट्रिक हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग पैरा जंबल को सॉल्व करते हैं, उसको आपको पढ़ाया जाता है। और कई जगहों पे वो रूल अप्लाई होते हैं, कई जगहों पे वो रूल अप्लाई होते हुए नज़र नहीं आते। विशेष रूप से यदि हम लोग बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो आप देखिएगा कि ऐसे बहुत सारे जो रूल्स एंड कॉन्सेप्ट हैं वो आपके यहाँ पे ब्रेक करते हुए नज़र आते हैं। जैसे आमतौर पे हम लोगों को ये पढ़ने को मिलता है कि सेंटेंस का जो शुरुआत होता है, हमारा जो पहला सेंटेंस होगा वो किसी नाउन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे पैरा जंबल भी मिलते हैं जहाँ पे सारे के सारे सेंटेंस, आपको जितने भी सेंटेंसेस गिवन होते हैं 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, जनरली 5 भी होता है, 4 भी होता है कभी कभी, तो जितने भी पैरा जंबल्स के आपको सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं उनमें से किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे नाउन का यूज ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तब तो ये रूल वहाँ पे फेल करता हुआ नजर आएगा। इन द सेम वो ऐसे ही आप पढ़ते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, तो टाइम का एक ऑर्डर होता है। अब इस ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पास्ट की बातों को रखते हैं, उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद हम लोग फ्यूचर की बात को रखते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम के सीक्वेंस में इनको हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। तो आज आप देखेंगे कि इनमें से ऐसे कई रूल हैं जो यहाँ पे आपको ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। और चूंकि आज हमारा ये पहला क्लास है तो हम आपका क्लास बहुत लंबा लेने नहीं जा रहे, ठीक है। इसको हम लोग आराम से समझेंगे सभी रूल्स को, और हमारे पढ़ाने का जो मेथड होगा, तरीका होगा, वो तरीका ये होगा कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ रूल को पढ़ते चलेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सब में आप देखेंगे कि कहाँ पे ये रूल कैसे अप्लाई होता है, किस बात को कहाँ पे रखा जाता है, किस बात को कहाँ पे नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हम लोग यहाँ पे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन द बेस्ट वे है अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, हमारे विचार से सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है पैरा जंबल को पढ़ने का कि आप क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर उसको समझिए, और फिर क्या करना होता है, फिर आप रूल को उस पर अप्लाई करके देखिए, हाँ ये रूल ऐसे इस पर अप्लाई होता है, या ये वाला रूल यहाँ पे ऐसे अप्लाई होता है, ठीक है। इन बातों का हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें करना क्या है भाई, तो यहाँ पे आपको 6 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ABCDE एंड F। यहाँ पे 6 सेंटेंसेस इस पैरा जंबल के क्वेश्चन में हम सबों को दिए गए हैं। अब देखिए इसमें करना क्या होता है। जैसे रीडिंग के सेक्शन की जब भी कभी हम लोग बात करते हैं तो रीडिंग फास्ट होना चाहिए। अब रीडिंग को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कीमिंग भी करते हैं। तो पैरा जंबल के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको स्कीमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। स्कीमिंग की ज़रूरत कहाँ पे होती है? स्कीमिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो पैसेज में करते हैं, क्लोज टेस्ट में करते हैं। रीअरेंजमेंट में आपको रीडिंग करना होता है, थ्रू आउट रीडिंग करना होता है और समझना होता है। तो आइए एक एक सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सा रूल कहाँ पे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। हाँ, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल एंड कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है इसमें कि आपको यहाँ पे पेयरिंग करना आना चाहिए। तो ये जो पेयरिंग के रूल हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी की चर्चा हम आपके साथ यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, क्वेश्चन बनाते बनाते। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा,
GIC इज द 8th लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट फंड इन द वर्ल्ड। GIC नाम की जो एक संस्था है या GIC कुछ है, देखिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो हम लोग लिखते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का संस्था का नाम या उसका जो एब्रीविएशन होता है, तो एब्रीविएशन जब भी कभी हम लोग लिखते हैं, एब्रीविएशन को हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। किसमें? हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए GIC यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक इंडिकेशन है कि ये किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ये दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट ओन्ड शेयर्स वर्थ अबाउट ₹1.09 लाख करोड़, और इसका जो शेयर है वो शेयर कितने का है? इतने का इसका शेयर है, ठीक है। इसका अपना शेयर है, अपनी हिस्सेदारी इसकी इतने, यानी कि इसका अपना कैपिटल इतना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ मार्च, ये कब का डेटा है भाई? तो ये मार्च 2022 के आखिरी वीक का डेटा है, यानी मार्च 2022 का डेटा, इसको मान लीजिए मार्च 2022 में इसका जो ओन्ड शेयर था, इसका अपना जो शेयर था वो इतने लाख करोड़ का था, ठीक है। कहाँ पे? सिर्फ इंडिया में, सिर्फ इंडिया में इसका इतने लाख करोड़ का शेयर था, ठीक है। माने कि भारत में इसकी जो हिस्सेदारी है वो केवल अकेले इंडिया में मार्च 2022 में 1.09 लाख करोड़ की है, ठीक है। आगे, दिस मनी इज ऑल्सो यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। इस पैसे का उपयोग कहाँ किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है पब्लिक वेलफेयर में, लोगों के कल्याण में, जनता के कल्याण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है अराउंड द वर्ल्ड, माने दुनिया भर में GIC इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट टू अबाउट ₹55 लाख करोड़। मतलब पूरे दुनिया भर में GIC के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो इतना है, 55 लाख करोड़ है, जबकि इंडिया में अकेले 1.09 लाख करोड़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, देखिए द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन GIC, यानी कि यहाँ पे GIC का फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन दैट इज GIC इन्वेस्ट इंटरनेशनली इन इक्विटीज। ये जो GIC नाम की संस्था है ये इंटरनेशनल लेवल पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द मनी डबल्ड इन रियल टर्म्स इन द लास्ट 20 ईयर्स, और ये जो पैसा है ये पिछले 20 वर्षों में क्या हो गया है? डबल हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ना है, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपके मन में कई ख्याल आ रहे होंगे, जैसा कि आमतौर पे आपको सभी जगहों पे पढ़ाया जाता है, या हम लोग कहीं भी यूट्यूब पे देखें, गूगल पे देखें, ऑफलाइन क्लासेस में देखें, बुक्स में देखें, नोट्स में देखें, सभी जगहों पे एक टेक्निक हम लोगों को बताया जाता है। क्या बताया जाता है? तो हम लोगों को सबसे पहले ये बताया जाता है आपको पेयरिंग करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आपको पेयरिंग करना आना चाहिए, यानी कि जोड़ा बनाना आपको आना चाहिए। अब पेयरिंग या ग्रुपिंग भी इसको कह सकते हैं, पेयरिंग या ग्रुपिंग, पेयरिंग या ग्रुपिंग करना हम सबको आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उन सबों को एक साथ रखते हैं हम लोग, और इस प्रकार से कई ग्रुप या पेयर हम लोग बनाते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और आगे चल के ये जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप बनने के बाद एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, इस तरीके से कई ग्रुप्स बनते हैं, और उन ग्रुप का सीक्वेंस हम लोग रख लेते हैं कि ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। इस तरीके से सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल के क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, दैट इज पेयरिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को पेयरिंग आनी चाहिए, और इसी में हम लोगों को बताया जाता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में कहीं पे फुल फॉर्म लिखा हुआ हो, क्या लिखा हो? कहीं पे फुल फॉर्म लिखा हुआ हो तो ये पहले नंबर पे आएगा, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये बाद में आएगा। इन दोनों की पेयरिंग बनती है, और पेयरिंग में पहले नंबर पे क्या लिखते हैं? तो पहले नंबर पे हम लोग रखते हैं फुल फॉर्म को, दूसरे नंबर पे किसको? शॉर्ट फॉर्म को, अर्थात शॉर्ट फॉर्म आएगा फुल फॉर्म के बाद, ठीक है। आ जाइए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यहाँ पे आइए हम देखते हैं, और इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग क्लीन करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि बार बार इनका हम लोगों को यूज़ करना होगा, तो जितना क्लीन रहे उतना बेहतर है।
अब देखिए तो जीआईसी का जो फुल फॉर्म था कहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में लिखा था, तो ये जो ऑप्शन नंबर ई होगा ये हमारा पहला हो जाएगा। और पूरे वाक्य में ये जितने भी यहाँ पे आपको सेंटेंसेस गिवन होते हैं, दिए गए सेंटेंसेस में से वो सेंटेंस जिसके बारे में या जिससे रिलेटेड ये सारे के सारे सेंटेंसेस होते हैं, या सभी सेंटेंसेस में जिसकी चर्चा की गई होती है, वही होता है हमारा फर्स्ट सेंटेंस। तो चूंकि जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे पढ़े हम लोगों ने, इन सभी में कहीं ना कहीं जीआईसी या जीआईसी से रिलेटेड बातें ही की गई है, और जीआईसी का जो फुल फॉर्म है वो लिखा गया ई में, इसलिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके बाद देखिए जीआईसी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए जीआईसी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए, अगला कॉन्सेप्ट हम सबों को पढ़ने को ये मिलता है कि यदि कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन की चर्चा की गई हो, किसकी चर्चा की गई हो, नाउन की चर्चा की गई हो, और फिर उसी अगले किसी सेंटेंस में प्रोनाउन की चर्चा की गई हो, और इस प्रोनाउन का यूज इसी नाउन के लिए किया गया हो, तो पहले नंबर पे हम लोग रखते हैं नाउन को, दूसरे नंबर पे रखते हैं हम लोग प्रोनाउन को। किसको रखते हैं, पहले नंबर पे रखते हैं नाउन को, दूसरे नंबर पे रखते हैं प्रोनाउन को, ठीक है। आइए ये रूल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस सेंटेंस में देखिए, इट ओन्ड शेयर्स, ये अपना शेयर रखता है केवल अकेले 1.09 लाख करोड़ का, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। केवल भारत में इसका इतना शेयर है। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो सबसे पहले जीआईसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। अब जीआईसी यहाँ पे नाउन है, और इसी नाउन के लिए यहाँ पे इस प्रोनाउन इट का यूज किया गया है, इसलिए हमारा सेकंड सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेकंड सेंटेंस बन जाएगा हमारा बी। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो एक पेयर तो हम लोगों का बन गया, कौन कौन सा बन गया, ई, और ई के बाद बन गया बी। अब देखिए ये तो भारत की बात हो गई। भारत के बाहर यहाँ जरा ध्यान से देखिए, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में इसका कितना है, इतना शेयर है। दुनिया भर में इसके कितने शेयर है, इतने शेयर से, ठीक है। ये 55 लाख करोड़ के इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से अकेले भारत में इतना है, ठीक है। तो ये जरा ध्यान दीजिए, पूरे दुनिया भर की बात कर ली गई, यानी कि ई और डी और बी ये तीनों सेंटेंसेस एक साथ लिखे जाएंगे। चूंकि बी में भारत में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, भारत में उसका शेयर कितना है जीआईसी का, और सेंटेंस नंबर डी में दुनिया भर में इसका कितना इन्वेस्टमेंट है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस एक साथ आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचता है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड सेंटेंस। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थर्ड सेंटेंस, राइट। अब इसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या बचता है, तो अब हमारे पास बचता है दोस्तों, जीआईसी इज द 8th लार्जेस्ट। अब इसके आधार पे बताया जा रहा है कि दुनिया भर में इसका इतना इन्वेस्टमेंट है, और इसके आधार पे जो जीआईसी है, ये जीआईसी दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी मैनेजमेंट फंड कंपनी है, ठीक है। तो ये होना चाहिए हमारा फोर्थ सेंटेंस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते रहिएगा, अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए, तो इस आधार पे ये 55 लाख करोड़ के आधार पे जीआईसी जो है ये दुनिया की कौन सी कंपनी है, 8वें नंबर की फंड मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके बाद हमारे पास दो सेंटेंस बचे हैं। इस तरीके से ये जो दुनिया में लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला 8वें नंबर की कंपनी है, अब ये कंपनी जब इतना इन्वेस्टमेंट करती है तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसको कुछ आउटपुट मिलता होगा। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट के रूप में यहाँ पे दिया गया, द मनी डबल्ड इन रियल टर्म्स इन द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में मनी कैसा हो गया भाई, डबल हो गया। अब मनी जो डबल होता है, तो ये जो मनी आता है, ये मनी, दिस मनी किसका, ये जो पिछले 20 वर्षों में डबल हो गया है, डबल्ड मनी जो है, इस मनी के लिए यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया गया, किसका, कौन सा, दिस मनी, इस प्रोनाउन का यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पे तो इस वर्ड का यूज किया गया इसके लिए, ये जो मनी डबल्ड हो गया इसके लिए। अब ये जो डबल हो गया है मनी, तो इससे जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट का यूज कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। किस लिए करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है। तो यहाँ पे अब हमारा जो रिमेनिंग सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा हमारा, ये फोर्थ के बाद ये हो जाएगा फिफ्थ, और ये हो जाएगा सिक्स्थ। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पेयरिंग की हम लोग बात करें तो पेयरिंग हम लोगों को कैसे कैसे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पेयरिंग है दिखाई दे रहा है, वो कौन सा पेयरिंग दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों को मिला फुल फॉर्म। फुल फॉर्म के रूप में क्या था भाई, तो फुल फॉर्म के रूप में हमें दिखाई पड़ता है ई। फुल फॉर्म के रूप में सबसे पहले हमें क्या दिखाई पड़ता है, ई दिखाई पड़ता है। इसके बाद हमें फुल फॉर्म के रूप में
फुल फॉर्म के बाद अब फुल फॉर्म में ये जो नाउन का यूज किया था, इस नाउन का एब्रिविएशन यूज किया गया। क्या यूज किया गया? एब्रिविएशन। तो एब्रिविएशन यहाँ पे जीआईसी दिखता है और यहाँ पर भी आपको जीआईसी दिखता है, लेकिन जीआईसी क्या है भाई? उसका एब्रिविएशन है। और हमने अभी अभी आपको क्या बताया कि नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन कहाँ पे था? प्रोनाउन था यहाँ पे। तो ई के बाद हमारा क्या आएगा? बी आएगा। ये एक पेयर हमारा बन जाता है। और ये पेयर से काम नहीं चलेगा, ये इंडिया में इसका इन्वेस्टमेंट बताया गया बी में, ठीक है। ये देखिए इंडिया में इसके शेयर को बताया गया और अराउंड द वर्ल्ड इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे बताया गया। तो ये हमारा कौन सा था? डी था। यानी कि ये तीनों एक साथ आएंगे। ये सबसे पहले फुल फॉर्म, उसके बाद इसका प्रोनाउन जिसमें इस बात की चर्चा है कि इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद अराउंड द वर्ल्ड, ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ये एक ग्रुप बन गया। इसके बाद देखिए 6 में से 3 सेंटेंसेस हमारे निकल गए। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा सेंटेंस कौन सा बनेगा। तो अब अगली बारी है कि जो रिमेनिंग हमारा शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है, उसका भी हम यूज कर लें। तो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया डी में कि अराउंड द वर्ल्ड उसके 55 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट है। और इसी के आधार पे इसका रिजल्ट क्या है? इसी के आधार पे ऑप्शन नंबर ए में बताया गया कि ये दुनिया की 8वीं बड़ी कंपनी है। तो यहाँ से डी के साथ ए भी अटैच हो गया, तो ये भी हमारा एक ग्रुप बन गया। अब इसके बाद इसका रिजल्ट हमें मिलता है और इसका जो रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट के रूप में जो प्रॉफिट होता है उसका यूज बताया गया। तो रिजल्ट और यानी कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट और प्रॉफिट वाले पैसे का यूज ये दिखाया गया सी और एफ में। तो सी और एफ जो बचा इसमें पहले नंबर पे एफ आ जाएगा क्योंकि इसमें पैसा डबल हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट की बात की गई और प्रॉफिट का रिजल्ट दिखाया जा रहा है कि जो प्रॉफिट आया इससे जो पैसे हैं उनका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो दो ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप में पहले नंबर पे हम लोग किसको रखेंगे? इसको रखेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे इस ग्रुप को रखेंगे, दूसरे नंबर पे इस ग्रुप को रखेंगे और इस प्रकार से इस ग्रुपिंग को करने से यानी कि ई बी डी ए और एफ सी को रखने से हमें क्या मिल रहा है? तो इस प्रकार से इस ग्रुप को अरेंज करने से हमारा जो फाइनल रीअरेंजमेंट बन के तैयार होता है वो होता है इस तरीके से ई बी डी ए। देखिए ई बी डी ए एफ और सी, तो ये हमारा फाइनल रीअरेंजमेंट बन के तैयार होता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ई बी डी ए और लास्ट में एफ और सी। तो चलिए अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस। हमारा थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे थर्ड सेंटेंस कौन सा था? थर्ड सेंटेंस था हमारा डी। तो डी वाले ऑप्शन को देखें हम लोग, डी कहाँ पे लिखा है? तो डी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ सेंटेंस कौन सा है? तो हमारा रीअरेंजमेंट क्या था? ई बी डी ए, यही था। चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए ई बी डी ए था हमारा फोर्थ। तो फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा? ए होगा। तो ए कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ई बी डी ए। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था? ई था। तो ई कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि सेकंड सेंटेंस कौन सा है? तो सेकंड कौन सा था? ई बी डी ए। तो ई के बाद क्या था? बी। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, इसमें पूछा गया कि लास्ट कौन सा था? तो लास्ट कौन सा था जिसमें हम लोग प्रॉफिट से आए हुए पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि प्रॉफिट से जो पैसा गवर्नमेंट को अर्न होता है उस पैसे का यूज कहाँ करती है गवर्नमेंट? तो वो गवर्नमेंट करती है पब्लिक वेलफेयर में। तो इसका सीक्वेंस क्या था? देख लेते हैं इसका सीक्वेंस क्या था। ये लास्ट वाला था सी। तो चलिए हम लोग चलते हैं सी में। लास्ट कौन सा था? सी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद एक और रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। अगला रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। इस रीअरेंजमेंट को आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों को बुक में पढ़ने को मिलता है, यूट्यूब पे मिलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में मिलता है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है भाई? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? टाइम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे सन 2000 की, 2000 के बाद फिर 2010, फिर 2020, 2023 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यदि उस नज़रिए से देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1930। देखिए सेंटेंस को बिना पढ़े
यहाँ पे आपको एक टाइम दिखाई दे रहा है 1930, यहाँ पे आपको टाइम दिखाई दे रहा है 2008। तो इस बेसिस पर यदि हम लोग बात करें तो ये हमारा पहला होना चाहिए, यानी कि इन दोनों की ग्रुपिंग होनी चाहिए। और उस ग्रुपिंग में यानी कि यहाँ पे हम लिख के समझाने का प्रयास करते हैं, सी और ई की एक ग्रुपिंग बनेंगे जिसमें पहले नंबर पर रहेगा सी, दूसरे नंबर पर रहना चाहिए ई। ठीक है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं हम लोग। अब इसको बनाने के पहले आइए सबसे पहले इनको हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के इनके मीनिंग को समझते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होता है या नहीं होता। देखिए आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करें। तो पहला सेंटेंस है हमारा, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट वीक अनाउंस्ड दैट, मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पिछले सप्ताह में घोषणा करी। क्या घोषणा की इन्होंने? दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड सून इम्पोज टैरिफ्स, टैरिफ को इम्पोज करेंगे। किस प्रकार का टैरिफ भाई? ऑन द इम्पोर्ट ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पिछले सप्ताह में घोषणा करी कि अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत जल्द टैरिफ इम्पोज करने जा रही है, यानी कि कुछ रोक लगाने जा रही है, कुछ कर जो है, कुछ टैक्सेशन जो है अलग से ऐड करने जा रही है। किस पे? इम्पोर्ट पे। किस चीज़ों के इम्पोर्ट पे भाई? एल्यूमिनियम के इम्पोर्ट पे, जो कहाँ इम्पोर्ट किए जाते हैं? यूएस में, अमेरिका में जो आयात किए जाते हैं। फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित काल के लिए ये जो टैरिफ है वो लगाया जाना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि एल्यूमिनियम का जो इम्पोर्ट है उसको रोका जा सके। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। द यूरोपियन यूनियन, देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोपियन यूनियन को ईयू भी लिखा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूएस। अब ये यूरोपियन यूनियन जो है यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, हैज, अब इसने क्या किया? हैज सिंस वोट टू रिटर्न द फेवर थ्रू रिटेलिएटरी। अब रिटेलिएटरी क्या होता है? तो रिटेलिएटरी होता है बदले की भावना से की गई कार्रवाई। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो ईयू है इसने भी डिसीजन लिया, इसने भी प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा करी कि हम लोग इसका प्रतिशोध लेंगे, यानी इसके बदले में हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। मेजर्स टारगेटिंग अमेरिकन एक्सपोर्टर, अमेरिका के जो एक्सपोर्टर्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो अमेरिका का जो प्रोडक्ट है उसको ईयू को भेजते हैं, यूरोपियन यूनियन को भेजते हैं, उसको ये लोग टारगेट करते हुए ये लोग भी बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे। किनके खिलाफ? अमेरिकन एक्सपोर्टर्स के खिलाफ, ताकि अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है किसको? यूरोपियन यूनियन को, इसको भी रोका जा सके। ठीक है, मतलब ये है यहाँ पे कि जो एल्यूमिनियम का सप्लाई था, स्टील और एल्यूमिनियम का सप्लाई जो अमेरिका को किया जा रहा था, ये इनडायरेक्ट वे में यहाँ से ये बताया जा रहा है कि इसको यूरोपियन यूनियन ही किया करता था और यूरोपियन यूनियन को इससे नुकसान होगा, इसलिए बदले की भावना के रूप में यूरोपियन यूनियन भी अमेरिकन एक्सपोर्टर्स के खिलाफ स्टेप लेगी, कदम उठाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए सेंटेंस क्या? आफ्टर ऑल, सब कुछ होने के बावजूद, दे हैड लर्नड देयर लेसन्स फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेड वॉर, ग्लोबल ट्रेड वॉर। ठीक है, इससे इन लोगों ने सीखा था। कब? 1930 में जो ग्लोबल ट्रेड वॉर हुआ था उससे इन लोगों ने सीख लिया था। विच डीपेंड एंड प्रोलॉन्ग्ड द ग्रेट डिप्रेशन, जिसके कारण क्या हुआ था? बहुत लंबे समय तक ग्रेट डिप्रेशन रहा था। और सो इट वॉज थॉट, और ऐसा ही माना जाता था। ठीक है, छोड़ दीजिए माना जाता था कि नहीं, मतलब 1930 में एक बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिससे इन लोगों ने सीख लिया था, इससे इन लोगों ने शिक्षा ली थी कि ये कैसे हो गया, किस कारण से ये लंबे समय तक बना रहा, अब आगे इसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ईयू, ये देखिए ईयू आ गया यहाँ पे, ईयू यानी कि ये एब्रिविएशन है, तो फिर वही बात है, सबसे पहले ईयू अगर हम लोग लिखेंगे भी तो कब लिखेंगे? यूरोपियन यूनियन के बाद लिखेंगे, यूरोपियन यूनियन के पहले इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, EU इज एक्सपेक्टेड टू कम आउट, EU से यह आशा किया जा रहा है कि वो भी बाहर आएगा। किस चीज़ के साथ आएगा? विथ अ लिस्ट ऑफ ओवर 100 आइटम्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द US, मतलब EU में, यूरोपियन यूनियन में 100 से ज़्यादा ऐसे आइटम हैं, ठीक है, जिनको यूरोपियन यूनियन क्या करता है? अमेरिका से खरीदता है, आयात करता है, इम्पोर्ट करता है। दैट विल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, इसको क्या किया जाएगा?
इसको भी स्क्रूटनी के अधीन लाया जाएगा कि इनमें से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग रोक लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई। वर्ल्ड लीडर्स वेल टू अवॉइड प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट रिसेशन ऑफ 2008। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा ठीक से। वर्ल्ड लीडर्स यानी कि दुनिया भर के जो लीडर्स थे, डिड वेल, इन लोगों ने अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? अवॉइड प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज। इन लोगों ने 2008 में क्या किया? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो थी इससे बचने के लिए अच्छा काम किया। ठीक है, इन द आफ्टरमैथ ऑफ ग्रेट रिसेशन 2008 में जो आर्थिक मंदी उसके बाद इससे बचने के लिए वर्ल्ड लीडर्स ने अच्छा काम किया। अब जरा ध्यान से देखिए, इस रीअरेंजमेंट को, इस पैराजंबल के क्वेश्चन को यदि आप पढ़ते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये अमेरिका वाला ये होना चाहिए पहला, उसके बाद ये होना चाहिए दूसरा। ऐसा सोच सकते, कई बच्चों के आंसर इस प्रकार से आएंगे। कई बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर ये जो रूल होता है, कौन सा रूल भाई? तो ये जो रूल होता है यहाँ पे हम जिसकी चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसके तहत हम लोग टाइम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग आप में से कई बच्चे कहेंगे, या कई बच्चों का ऐसा आंसर आ सकता है कि सर ये 2008 वाला पहले आना चाहिए और 2008 वाला सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो सी और ई का एक पेयर बनना चाहिए। इस पेयर में पहले नंबर पे आना चाहिए सी को, दूसरे नंबर पे आना चाहिए ई को, ऐसा। ठीक है, जो यहाँ पे होता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आइए अब इनको हम लोग बनाना यहाँ पे शुरू करते हैं, समझते हैं कैसे हम लोग इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों को जिनको अमेरिका लगता है, या लग रहा होगा कि ये वाला सर हमारा पहला सेंटेंस होगा, ये वाला हमारा पहला सेंटेंस होगा। उनके लिए इस बात को आप ठीक से समझिएगा, इसको कैसे बनाया जाता है। इसमें कई चीज़ों को आपको सीखने को मिलेगी, इसीलिए हमने आपसे कहा कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से रूल को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अमेरिका का स्टेप है, यहाँ पे यूरोप का स्टेप है। ठीक है, दो अलग अलग मतलब कह सकते हैं कंट्री हैं, या दो अलग अलग कंट्री हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग एक्शन लेने वाले एजेंट्स हैं जिनका स्टेटमेंट आ रहा है। ये 1930 की बात कर रहा है, ये 2008 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये किससे शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है प्रीपोजिशन से। तो आमतौर पे हम लोगों को ये भी पढ़ने को मिलता है कि सामान्य तौर पे किसी प्रीपोजिशन से हमारा पहला सेंटेंस शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो आप यदि इसको फॉलो कर ले तो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हुआ क्या, ये एक आफ्टर मैथ आया, यानी किसी चीज़ का रिजल्ट है, किसका? 2008 का। अब इसके बारे में सबसे पहले एक स्टेप लिया गया, तो एक रूल है। क्या रूल है भाई? आइए इसको सीखिए हम लोग। रूल ये है कि सबसे पहले कोई भी जो घटना घटती है, कोई भी जो बात होती है, उसको बताया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको रखते हैं? इंसिडेंट को रखते हैं। ठीक है, किसको रखते हैं? किसी भी घटना को रखते हैं। फिर इसके बारे में हम लोग बताते हैं कि इसका कॉज क्या क्या था, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग किसको रखते हैं? इंसिडेंट को रखते हैं। फिर किसको रखते हैं? फिर कॉज को रखते हैं। फिर किसको रखते हैं? फिर रखते हैं इसके रिजल्ट को। ठीक है, फिर रखते हैं इसके रिजल्ट को। ऐसा हम लोग काम करते हैं। ठीक है, बात समझिएगा ठीक से। तो ऐसा हम लोग करते हैं। अब इस रूल के तहत यदि हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि उस रूल में ना तो ये आते हैं और ना ही ये आते हैं, यानी कि ना तो हमारा सेंटेंस नंबर ए आता है और ना ही हमारा सेंटेंस नंबर बी आता है। तो अब आखिर होगा क्या भाई? ना तो ए और ना ही बी, ये दोनों बाहर चले गए, क्योंकि ये दोनों से हमारा कोई इंसिडेंट शुरुआत नहीं हो रहा। अब इंसिडेंट की शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है। और इसमें ये जो इन लोगों ने जो अच्छा काम किया है, इसके बारे में इन लोगों ने शिक्षा कहाँ से लिया था? यहाँ से लिया था। यानी कि यहाँ से यदि हम बात करें तो ई और सी का एक पेयर बन गया। तो देखिए ई और सी का या सी और ई का जो पेयर बनना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आधार पे, ये तो गलत हो गया यहाँ पे। इसीलिए बैंक में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसा आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, इन द सेम वे यहाँ पर भी कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनके बाद अक्सर ऐसा ऐसा होता है। तो सामान्य तौर पे हम लोग टाइम को उनके असेंडिंग ऑर्डर के आधार पे ही अरेंज करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इंसिडेंट,
अब इस इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें इन लोगों ने, वर्ल्ड लीडर्स ने जो अच्छा काम किया, ये इन लोगों ने शिक्षा ली कहाँ से थी? तो ये बताया जा रहा है कि 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस डिप्रेशन से इन लोगों ने शिक्षा ली थी और उसी के तहत इन लोगों ने ये अच्छा काम किया। तो सबसे पहले इंसिडेंट, फिर इसका क्या बताया गया, कॉज बता दिया गया यहाँ से। ठीक है, अब इसका रिजल्ट दिखाया जा रहा है कि ठीक है, ये एक एक्शन तो इन लोगों ने ले लिया, लेकिन अब इसके आगे क्या किया भाई? तो इससे शिक्षा लेते हुए इनने क्या किया कि इन्होंने एक काम किया, यानी कि अमेरिका ने एक टैक्स इम्पोज किया, यहाँ पे टैरिफ को क्या किया, इम्पोज किया। अब इसके बदले में, अब ये जो टैरिफ इम्पोज किया गया था, ये इनडायरेक्टली किस पे था? ईयू पे था। तो बदले में ईयू भी टैरिफ इम्पोज करेगा, यानी रिटेलिएटरी वर्क करेगा। ए और बी का एक ग्रुप बनेगा जिसमें ए रहेगा पहले नंबर पे, बी रहेगा दूसरे नंबर पे। तो ए बी का एक पेयरिंग बन गया। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, ए बी का एक पेयरिंग पहले बन चुका है, ए और बी का एक पेयरिंग बन चुका है, ई सी का एक पेयरिंग बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे आपको ये बताया गया कि यूरोपियन यूनियन जो है, जो यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसने भी प्रॉमिस किया है कि हम भी रिटेलिएटरी मेजर लेंगे। तो सिर्फ ये प्रॉमिस बताया गया, और प्रॉमिस के तहत वो और क्या क्या कर सकता है वो यहाँ पे बताया गया कि 100 से ज़्यादा ऐसे आइटम हैं जिसको ईयू इंपोर्ट करता है, कहाँ से? यूएस से, और इसी को वो कहाँ रखा है? स्क्रूटिनी में रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम लोगों को ये सीखने को मिला कि एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, और इसी से रिलेटेड चूंकि ये जो बी है, इसमें ये बताया गया था कि यूरोपियन यूनियन सोच रहा है कि वो भी प्रतिशोध का काम करेगा, बदले की कार्रवाई करेगा, और इसी बदले की कार्रवाई के तहत यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन, आपका आ जाएगा सेंटेंस नंबर डी। क्या आ जाएगा? सेंटेंस नंबर डी आ जाएगा। तो ये दो ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में पहले नंबर पे कौन सा आएगा? तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। इसी ग्रुप में दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। तो इसके रिजल्ट के रूप में यदि हम लोग बात करें तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, आफ्टर रीअरेंजमेंट, इन 5 सेंटेंसेस को रीअरेंज करते हुए हम सबों का जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, ई सी ए बी डी। क्या बनेगा? ई सी ए बी डी। तो अब इनको याद रखना है, और अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा था? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या था? ई था। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ई। तो ई कहाँ पे दिया? यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले में पूछा क्या? सेकंड। तो ई के बाद दूसरा क्या था? ई के बाद दूसरा था हमारा सी। तो हमारा सेकंड सेंटेंस हो जाएगा सी। सी कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है। ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि हमारा थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा। तो थर्ड सेंटेंस कौन सा था? थर्ड सेंटेंस था आपका ए, ई सी ए बी डी। तो अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। अब हमें सीक्वेंस याद रखना है, ए बी डी। तो थर्ड हमारा कौन सा होगा? थर्ड होगा ए। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें पूछा गया ये, तो ए बी और डी था। तो हमारा फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा? बी होगा। बात करते हैं यहाँ पे हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो फिफ्थ कहें या लास्ट कहें? लास्ट कौन सा था? तो लास्ट था हमारा डी। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। तो आज के अपने इस क्लास को हम यहीं पे सम अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं कुछ और अच्छे से रीअरेंजमेंट के साथ धीरे धीरे। देखिए, चूंकि हम लोगों का ये पहला क्लास था, इसलिए आज बहुत डिफिकल्ट लेवल का रीअरेंजमेंट हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम लोग अपने क्लास के डिफिकल्टी लेवल को आगे बढ़ाएंगे, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे नए टाइप के या डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन को हम ऐड करते रहेंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन को ऐड करते रहेंगे, और उन सभी क्वेश्चन में हम आपको समझाते रहेंगे कि इसका ये कैसे होता है, उसका वो कैसे होता है, किसकी पेयरिंग किसके साथ होती है, कौन सा पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा, और इनमें पैराजंबल के या सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो ट्रिक है वो कौन कौन से ट्रिक कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है, सो दैट कि आप उस ट्रिक के साथ अपने आप को स्मूथ बना सके। ठीक है, चलिए, तो आज के अपने इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।